नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम सभी पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता, इसका थ्योरी पोर्शन। इसका क्वेश्चन वाला वीडियो हमने देख लिया है। इससे इम्पॉर्टेंट जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस पर हमने एक वीडियो करवाया है, वो आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड का थ्योरी पोर्शन देखेंगे। आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, यह वीडियो यूजफुल रहेगा। परीक्षा से पहले एक बार फटाफट वीडियो की स्पीड बढ़ा करके आप 1.5 कर करके देख सकते हैं इसे फटाफट, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और एडमिट कार्ड आ गया है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए, फ़िलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे अनुसंधान क्या है? अनुसंधान वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। अनुसंधान का उद्देश्य आलोचनात्मक ढंग से किसी समस्या का विश्लेषण करना तथा उसका समाधान करना होता है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में अनुसंधान का पर्यायवाची शब्द रिसर्च से है, जो कि री और सर्च से बना है। रिसर्च का अर्थ होता है बार बार खोजना। हिंदी शब्द में अगर हम बात करें तो अनुसंधान ही अनुवर्ती ढंग से संधान करने की ओर संकेत करता है। अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य का अनुगामी होना या उसके पीछे पीछे चलना जब तक कि अभिष्ट उत्तर ना मिल सके। अनुसंधान शब्द के लिए यहाँ पे शोध, गवेषणा, अन्वेषण, परिप्रेक्षा, खोज, जांच जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन विविध शब्दों में विभेद होने के बावजूद इन्हें अनुसंधान के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्दों का प्रयोग वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करके सामान्यीकरण और निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो शोध या अनुसंधान आंशिक रूप से परिचित क्षेत्र से चुने गए विषय पर समीक्षात्मक विवेचना या फिर विवेचन है, जिसका प्रयोजन ज्ञान की सीमा का विस्तार करना होता है। अनुसंधान की प्रक्रिया जो है यह एक तार्किक प्रक्रिया है। इसमें किसी समस्या के संभावित उत्तर या कह सकते हैं परिकल्पना का अवलोकन से प्राप्त सूचना के माध्यम से परीक्षण किया जाता है, जिससे समस्या का समुचित उत्तर प्राप्त हो सके। आगे बात करें तो अनुसंधान की समस्या किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं से भिन्न है। ठीक है। अनुसंधान समस्या की प्रकृति जो होती है वो सार्वजनीन होती है तथा इसके समाधान से नवीन ज्ञान प्राप्त होगा अथवा नवीन ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रकाश पड़ता है। बात करें अनुसंधान की विशेषताओं की तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो यहाँ पे देखेंगे अनुसंधान जो है हमारा वैज्ञानिक विधि या दृष्टिकोण है, इसीलिए विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का भी पूर्वाग्रहों, पूर्व धारणाओं और व्यक्तिपरक होने जैसी त्रुटियों से मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताओं को देखते हैं। अनुसंधान कार्य या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है अथवा समाधान करने की ओर प्रवृत्त होता है। अनुसंधान कार्य में दो या दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। अगली विशेषता इसकी क्या है? अनुसंधान के द्वारा किसी नवीन सामान्यीकृत तथ्य अथवा सिद्धांत के अनुप्रयोग का विकास किया जाता है। इसके अलावा सामान्यतः यह विशिष्ट वस्तु घटना समूह के प्रत्यक्ष अध्ययन से अधिक विस्तृत होता है तथा भारी घटनाक्रम के पूर्व कथन में सहायक होता है। आगे देखेंगे, अगला विशेषता है अनुसंधान के परिणाम अवलोकित अनुभवों अथवा आनुभविक प्रभावों पर आधारित होते हैं। अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मापन के द्वारा प्रदत्त प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान कार्य में प्राथमिक स्रोतों से नवीन प्रदत्तों का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा इसकी विशेषता है अनुसंधान सदैव वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत होता है। अनुसंधान की क्रिया हमेशा औपचारिक होती है। अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अनुसंधान धैर्य से युक्त होता है। थोड़ा विस्तृत में कुछ विशेषताएं हैं जिन पे प्रश्न पूछा गया है, तो वो देखेंगे। इसकी विशेषता सबसे बड़ी है वस्तुनिष्ठता का होना। अनुसंधान का अर्थ है अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए।
अन्य मुख्य विशेषताएं भी वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। शोधकर्ता सामान्य तौर पर अत्यधिक सावधानी बरतते हैं ताकि शोध का परिणाम उनकी अपनी उपस्थिति, व्यवहार, दृष्टिकोण से प्रभावित न हो। शोधकर्ता का पूर्वाग्रहों से मुक्त होना आवश्यक है। वह दूसरों के विचारों का सम्मान करें, लेकिन साक्ष्यों के भली-भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद ही इसे विश्वसनीय माना जा सकता है। शोधकर्ता किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधि की आलोचनात्मक जांच करते हैं। पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की गंभीर जांच आवश्यक होती है। तो कुछ प्रक्रियाओं से गुजरा जाता है यहाँ पे अनुसंधान की निष्पक्षता को सूचित करने के लिए, जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला होता है प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। ठीक है, इसमें अवलोकन और डेटा विश्लेषण का पूर्व रिकॉर्ड इस रूप में रखना ताकि अन्य शोधकर्ता भी इसे समझ सकें और इसका मूल्यांकन कर सकें। दूसरा है अधिकांश वैज्ञानिक रिपोर्ट एक समान रूप से लिखी जाती है और वैज्ञानिकों के संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय में विचारों का संचार करती है और उन विचारों को आलोचना के लिए खोलती है। दूसरा इसका मानकीकरण। इसका अर्थ है डेटा संग्रह के सभी चरणों में एक समान सुसंगत प्रक्रियाओं का उपयोग करना है। ठीक है, ये सभी देखिए अनुसंधान में आवश्यक हैं। अवधारणाओं का संचालन। यह मूल रूप से अवधारणाओं के अर्थ का मानकीकरण कर रहा है। एक अवधारणा की एक क्रियाशील परिभाषा उस अवधारणा को परिभाषित करती है कि इसे कैसे मापा जाता है या किन कार्यों से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा, पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। बाह्य प्रभाव, व्यक्तिगत विश्वास, पर्यवेक्षकों के दृष्टिकोण, मानवीय अपेक्षाओं से पूर्वाग्रह आदि संपूर्ण डेटा को विकृत कर सकते हैं। इसलिए इससे पक्षपात की संभावनाओं की पहचान और कमी करने में मदद मिलती है। बाह्य समीक्षक मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करके विनियमितता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि डेटा मान्यता। ठीक है, इसमें डेटा संग्रह और विश्लेषण पर मान्यता की जांच और मान्यता प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जो विनियमितता सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता तो बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा विश्वसनीयता। जैसे वस्तुनिष्ठता शोध के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही विश्वसनीयता। शोध में विश्वसनीयता इस बात का संकेत है कि अनुसंधान की विधियों, प्रक्रियाओं, परिणाम समय के साथ कितने सुसंगत और पुनरावृत्ति योग्य हैं। यह डेटा और प्रयुक्त पद्धति की स्थिरता और निर्भरता का एक माप होता है। मान लीजिए कि अगर कोई एक शोधकर्ता है, दिल्ली के छात्रों की परीक्षा परिणामों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को जानने के लिए शोध किया और किसी निष्कर्ष पे वो पहुंचा हुआ है। अगर कुछ समय बाद सामान्य स्थितियों में शोध प्रक्रिया को दोहराया जाए और परिणाम पहले के परिणामों से बिल्कुल भिन्न आते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा कि शोध प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है और उसमें कोई त्रुटि अवश्य रह गई है। तो ये सब यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए विश्वसनीयता पर चर्चा करते समय 3 पहलू अक्सर आते हैं। पहला संगतता, दूसरा सत्यापनीयता और तीसरा समरूपता। ये तीनों पे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संगतता क्या होती है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। संगतता यह आमतौर पर किसी मापन उपकरण की एक ही परिस्थितियों में बार बार प्रयोगों पर समान परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह विश्वसनीयता का सीधा माप है। संगतता का आकलन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। कुछ दिए गए हैं परीक्षण, जैसे परीक्षण विश्वसनीयता। ठीक है, अंतर मूल्यांकन विश्वसनीयता, इसके अलावा आंतरिक संगतता। ठीक है, और संगत परिणाम। यह दर्शाता है कि निष्कर्ष यादृच्छिक या संयोग से नहीं है। यदि एक शोधकर्ता अध्ययन संगत है तो अन्य शोधकर्ता भी उसी शोध पद्धति को दोहरा सकते हैं और आदर्श रूप से समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शोधकर्ता संगतता सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता अक्सर पायलट अध्ययन, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, करते हैं, मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू करते हैं। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है, सत्यापनीयता। सत्यापनीयता क्या है, अनुसंधान निष्कर्षों की सटीकता और वैधता की जांच
और पुष्टि करने की क्षमता है। यह इस बारे में है कि पर्याप्त जानकारी और पारदर्शिता प्रदान की जाए ताकि अन्य लोग परिणामों का आकलन कर सकें, उन्हें दोहरा सकें या फिर उन्हें चुनौती दे सकें। सत्यापनीयता शोध निष्कर्षों को स्वीकार करने, उन पर निर्माण करने के लिए सत्यापनीयता महत्वपूर्ण है। इसमें वृद्धि करने के लिए शोध विधियों, डेटा, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का सटीक दस्तावेजीकरण करना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला एक बिंदु है विशेषता, इसमें क्या होनी चाहिए, समरूपता की। ठीक है, समरूपता यह आकलन करती है कि क्या एक ही संकल्पना की विभिन्न परिचालन परिभाषाएं जब एक ही व्यक्ति पर समान डेटा संग्रह विधियों का उपयोग करके लागू की जाती है तो क्या उच्च सहसंबंध परिणामों में परिणत होती है। इसीलिए स्पष्ट पारिभाषिक, मानकीकृत और सर्वसम्मति से स्वीकृति परिभाषाओं और पैमानों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट होता है। यह परिणामों की सामान्यीकरण क्षमता का समर्थन करता है। शोधकर्ता अक्सर उपायों की आंतरिक संगतता का आकलन करने के लिए क्रॉनबेक का अल्फा, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे विश्वसनीयता परीक्षण करते हैं। विश्वसनीयता को पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे क्या शोध में आवश्यक होना चाहिए। वैलिडिटी, वैधता यह भी विश्वसनीयता से ही संबंधित है। वैधता का अर्थ कह सकते हैं अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान उपकरणों, परीक्षण आदि की यथार्थता से संबंधित होता है। इसको सुनिश्चित करने का अर्थ है अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है। शोध में वैधता का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शोध में हम धन, समय और अन्य स्रोतों का निवेश करते हैं। इसके अलावा प्रामाणिकता, ठीक है, यह भी क्रेडिबिलिटी, ठीक है, यह सूचना के सर्वोच्च स्रोत, यह जो है सूचना के सर्वोच्च स्रोत अनुसंधान में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का उपयोग है। ठीक है, यह भी शोध के लिए बहुत आवश्यक होती है। देखिए, प्राथमिक डेटा का विकल्प उपलब्ध होने पर द्वितीयक डेटा पर अत्यधिक निर्भरता अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करने के जोखिम पर जोर देती है। इसीलिए इसे प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा के मध्य एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए। शोध में सटीक संदर्भ शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, लेकिन नकली संदर्भ अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम कर देते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अनुभवजन्य अनुसंधान एक विशेषता ये भी है, यह वास्तविक जीवन अनुभवों शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित है। इसका तात्पर्य है अनुसंधान मूल रूप से वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं से संबंधित है और ठोस डेटा से संबंधित है जो शोध के परिणामों को बाह्य वैधता का आधार प्रदान करता है। व्यवस्थित होना चाहिए शोध को। अनुसंधान के प्रभावी होने के लिए यह व्यवस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी शोध कार्य को करने का यही एकमात्र तरीका है और प्रत्येक चरण को दूसरे का अनुसरण करते रहना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाओं का एक सेट है जिनका समय समय पर परीक्षण किया गया है और इस प्रकार अनुसंधान में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए प्रत्येक शोध को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। नियंत्रित कारक होने चाहिए। नियंत्रण की अवधारणा का तात्पर्य दो चर यानी कारकों के संबंध में कार्य कारण की खोज में हम इस तरह से एक अध्ययन स्थापित करते हैं जो संबंध को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के प्रभाव को कम करता है। नियंत्रित कारकों या चरों को कठोरता से नियंत्रित करना होगा। भौतिक विज्ञान में ऐसे कारकों को नियंत्रित करना सरल है क्योंकि प्रयोगशालाओं में प्रयोग है वो प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में यह अत्यंत कठिन हो जाता है क्योंकि समाज में रहने वाले मनुष्यों से संबंधित मुद्दों पर शोध किया जाता है जहां इस तरह के नियंत्रण को लागू करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के अंदर नियंत्रण का स्तर एक विषय से दूसरे विषय में महत्वपूर्ण होने से भिन्न भी हो सकता है, महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकता है। दूसरा अगर हम कहें शोध की विशेषता क्या है, चक्रीय। अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक
समस्या से प्रारंभ होती है और एक समस्या पर जाकर समाप्त हो जाती है। एक बिंदु है, क्या कहते हैं उसको, सामान्यीकरण, है ना, सामान्यीकरण। तो उसे हम देख लेते हैं, जनरलाइजेशन। ठीक है, इससे बहुत प्रश्न पूछता है। जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना हर शोध का मूल उद्देश्य होना चाहिए। यह बाह्य वैधता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। हम बोल रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, यह बाह्य वैधता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। शोध के इस लक्षण को 2 स्तरों पर वर्णित किया जाता है। पहला, सामान्यतः शोध समष्टि के छोटे से भाग पर किया जाता है, जिसे प्रतिदर्श कहते हैं, सैंपल पर इसके निष्कर्ष को समष्टि पर लागू माना जाता है। दूसरा क्या है, शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को सभी समान परिस्थितियों में सत्य माना जाएगा। ठीक है, सामान्यीकरण की सुविधा अधिकतर जो होती है वो शून्य परिकल्पना, नन हाइपोथेसिस, यादृच्छिक नमूना, रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक नियुक्ति, रैंडम असाइनमेंट, बहुस्थल अध्ययन, मल्टी साइट्स स्टडीज, स्पष्ट परिभाषिक जनसंख्या, यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, ठीक है, स्तरीकृत नमूनाकरण, पुनरावृत्ति, सैद्धांतिक ढांचा और व्यवस्थित अनुसंधान डिजाइन के माध्यम से होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे सामान्यीकरण से संबंधित। अब हम देखेंगे शोध के प्रकार। देखिए, जो केवीएस मैदान में शोध किया गया है, शोध का वर्गीकरण किया गया है, वो तो हम अभी आपको बताते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप में हम देख लेते हैं सरल भाषा में शोध का वर्गीकरण। ये थोड़ा छोटा कर देंगे तो आप सबको अच्छे से दिखेगा। अनुसंधान जो है वह उद्देश्य के आधार पर और विधियों के आधार पर, और तीसरा क्या है, उपागम के आधार पर। ठीक है, वहाँ पे कई प्रकार से बांटा गया है, यहाँ पे मुख्यतया 3 प्रकार से बांट कर देख रहे हैं। उद्देश्य के आधार पर अगर हम देखें तो मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक, उपागम के आधार पर देखें तो अनुदैर्घ्य और क्रॉस कॉट। विधियों के आधार पर देखें तो ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान। मौलिक को भी 3 भागों में बांटा, ऐतिहासिक, दार्शनिक और प्रयोगात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है हमारा केवीएस मैदान के बुक के हिसाब से थोड़ा सा ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हमने ये बुक यहाँ पे रखा है आप सबकी सुविधा के लिए। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, शोध सामान्य तौर पर अंतर विषय है। यहाँ पे हम देखेंगे सीधा प्रकार, ये सब ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये हम पहले ये सांचा देख लेते हैं, आप इसी को देख के अच्छे से समझिए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा। अनुसंधान का वर्गीकरण किया गया है, परिणाम के आधार पर किया गया है, मौलिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक को क्रियात्मक में बांटा गया है। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। वर्णनात्मक को 3 भागों में बांटा गया है, घटनोत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, दूसरा है सह संबंधित अनुसंधान, तीसरा है व्याख्यात्मक अनुसंधान, अगला है समन्वयी अनुसंधान और अगला है प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। फिर तर्क के आधार पर आगमन अनुसंधान, निगमन अनुसंधान। ठीक है, देख रहे हैं। फिर प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान को ही कहते हैं मिश्रित अनुसंधान। जब दोनों मिल के, जहाँ पे दोनों तत्वों का मिलन होता है, ऐसे अनुसंधान को मिश्रित अनुसंधान कहेंगे। इसके अलावा गुणात्मक अनुसंधान के कुछ अन्य भाग हैं, जैसे समूह केंद्रित, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथात्मक अनुसंधान, घटनाजन्य, नृजातीय अनुसंधान, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रदत्त आधारित। ठीक है, जांच के आधार पर अगर हम बात करें तो संचरित अनुसंधान, असंचरित अनुसंधान। अवधारणा के आधार पर बात करें तो वैचारिक अनुसंधान और अनुभव सिद्ध अनुसंधान। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में अक्सर इन सभी से प्रश्न पूछता है। इसी बुक से ही हम देखेंगे क्योंकि आप सबके लिए सुविधाजनक हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, पहला है, देखिए, परिणाम के आधार पर शोध का वर्गीकरण। मौलिक या प्राथमिक शोध,
यहाँ पे यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह से में वृद्धि के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं। हो सकता है वर्तमान में इसका कोई उपयोग ना हो, यह अकादमिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। बेसिक रिसर्च, मौलिक या प्राथमिक शोध, इसे मूल अनुसंधान या कह सकते हैं विशुद्ध अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, इससे ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा नवीन ज्ञान या नवीन सिद्धांतों, नवीन तथ्यों को प्रतिपादित किया जाता है। सभी सर्वेक्षण प्रकार के अनुसंधानों को हम इनके अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रकार की। तो दूसरा क्या है? व्यवहारिक शोध। ठीक है, व्यवहारिक अनुसंधान, तो इसमें हम देख सकते हैं व्यवहारिक शोध विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। यह नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः मौलिक शोध के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मौलिक शोध और व्यवहारिक शोध ज्ञान में वृद्धि करता है, समस्या उन्मुख होता है, खोज या आविष्कार होता है, प्रयुक्त किया जाएगा, शैक्षणिक है या वास्तविक परिस्थितियों पर लागू होता है, यह विस्तृत होता है और यह गहन होता है। इसका अंतर है ये। ठीक है, एक है विकासात्मक शोध। नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार प्राथमिक और व्यवहारिक शोध के अलावा विकासात्मक शोध भी होता है, जो बालकों के विकास से संबंधित शोध है। ठीक है, बाकी ये हमारा ग्राफ है। और इसके बाद हम देखेंगे तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे दिया है, नेट परीक्षा में इसके पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। निगमन में क्या है? निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है? देखिए आगमन और निगमन में यह क्या, इसका क्या है कि यह गाय दूध देती है, ये या बोलेगा, ये कहेगा कि सभी गाय दूध देती है। देखिए कुछ कथन है, आप उसी हिसाब से समझिए। यह दूसरी गाय भी दूध दे रही है, ये कहेगा कि यहाँ मेरे सामने एक गाय है, और इसका निष्कर्ष निकालेगा यहाँ कुछ और भी गाय हैं जो दूध देती हैं, अतः सभी गाय दूध देती हैं, तो ये कहेगा यह गाय भी दूध देने वाली है। इसका सीधा सीधा, ठीक है, सामान्य से या विशिष्ट की ओर जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक और है, उससे आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। ये केवल आगमन और निगमन की सहायता से विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा प्रश्न उठता है कि नहीं, तो किसी पर अत्यधिक निर्भरता हमारे शोध और उसके निष्कर्षों को गलत दिशा में ले जा सकती है। आगमन या निगमन की अपनी अपनी त्रुटियां हैं, इनमें से किसी को भी पूर्णतया त्रुटि रहित या विश्वसनीय उपागम नहीं माना जा सकता। ठीक है, जैसे देखिए आगमन है और ये निगमन है। सामान्यीकरण सिद्धांत और नियम, इसमें तथ्य और व्यवहार अवलोकन, और इसमें व्याख्या एवं भविष्य सूचक होगा। आगे हम देखेंगे प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। प्रक्रिया के आधार पर ये 3 रूप में बांटा गया है: मात्रात्मक या परिणात्मक अनुसंधान, गुणात्मक और मिश्रित। मात्रात्मक की बात करें तो स्वभाव में यह निगमन का ही रूप है। मात्रात्मक को देख सकते हैं हम यहाँ पे, निगमन यहाँ कभी कभी पूछ लेगा, निगमन का रूप है। इसमें पहले उपकल्पना का निर्धारण होता है, इसमें सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित रहते हैं, यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक है तथा निगमन पद्धति पर आधारित होता है। इसके अलावा अगर हम गुणात्मक शोध की बात करें, पहले मात्रात्मक में देखेंगे किसी प्रकार के पक्ष या भाव से रहित रहता है, यह अपेक्षाकृत घटना और परिणाम या प्रभाव के मध्य संबंधों पर केंद्रित होता है। मात्रात्मक शोध में सूचना सांख्यिकीय रूप से होती है, यह सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख और रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रह होता है। गुणात्मक अनुसंधान की बात करें तो यह मुख्य रूप से आगमन का ही रूप माना जाएगा। मानव व्यवहार को गणित के सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों
को गहराई से समझना होता है। इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। यह विधि न केवल कहाँ, क्या, कब प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्यों और कैसे प्रश्नों का भी पता लगाती है। इस प्रकार के अनुसंधान के लिए बड़े प्रतिदर्श यानी सैंपल के बजाय छोटे लेकिन संकेंद्रित प्रतिदर्शों फोकस्ड सैंपल को ज़्यादा उपयोगी माना गया है। गुणात्मक शोध निर्देशन से कार्य करता है। गुणात्मक शोध में सामान्य रूप से परिकल्पना हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं करते या विकल्प खुला रखते हैं। गुणात्मक शोध बहुत लचीला होगा। गुणात्मक शोध मात्रात्मकता के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर जोर देता है। इसके निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। यह कारण का विश्लेषण एवं सत्यापन कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, यदि हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करना है तो जो संबंधित तथ्य सामने आएंगे उसी का प्रेक्षण और रिकॉर्डिंग करके वर्णनात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षण प्रभावशीलता के गुणात्मक तथ्यों पर टिप्पणी की जाएगी। गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अक्सर नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य विषय माना गया है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो गुणात्मक शोध में कुछ विशिष्ट दृष्टिकोण एवं विधियों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे ये देख लिए समूह केंद्रित अनुसंधान। इसमें विभिन्न प्रकार हम कह सकते हैं गुणात्मक अनुसंधान के। फोकस्ड ग्रुप रिसर्च, ठीक है, शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष अवलोकन, गुणात्मकता का ही प्रकार है ये। तीसरा है गहन साक्षात्कार। ठीक। चौथा का है कथात्मक अनुसंधान। इसमें मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है और उसी का एक दृष्टिकोण माना जाए। घटनाजन्य अनुसंधान, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, यह गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप होता है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना विशेष के बारे में उनके अनुभव को समझने का प्रयास करता है। कह सकते हैं घटनाजन्य अनुसंधान का उद्देश्य प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से वर्तमान में घटित किसी प्रक्रिया या घटना विशेष का उसकी स्वाभाविक और वास्तविक स्थितियों में अध्ययन करना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है निर्जातीय, ये गुणात्मक अनुसंधान का ही प्रकार है। निर्जातीय या जातिवृत्त अनुसंधान। जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भौतिक या सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं आदि का निर्धारण करता है। जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मूल मानव शास्त्र में है। ठीक है। व्यष्टि समग्र अनुसंधान, देखिए केस स्टडी रिसर्च जो हम लोग करते हैं इससे बहुत से प्रश्न पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है। हम कई इकाइयों या प्रतिदर्शों का अध्ययन करने की अपेक्षा एक या कुछ एक का गहन अध्ययन करते हैं। ऐसी इकाई कुछ मायनों में अद्वितीय होती है। यह मुख्य मनोवैज्ञानिक विकार, सामाजिक शास्त्र, व्यवहार क्षेत्र आदि में प्रदत्तों को एकत्रित करने की एक विधि है। यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय हो सकता है। यह सामाजिक इकाई का एक समग्र रूप से परीक्षण करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है इकाई के जीवन चक्र को समझना। इसके में प्रदत्त जो होंगे गुणात्मक होंगे, अतः व्यक्ति को इकाई अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला देखेंगे ग्राउंडेड थ्योरी, प्रदत्त आधारित सिद्धांत, यह भी गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण कर किसी सिद्धांत को विकसित किया जाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। चलो अगला, यहाँ पे देखिए इन सारी विधियों के अतिरिक्त पात्र अभिनय, रोल प्ले, सतत अनुकरण, सिमुलेशन, डायरी मेथड भी गुणात्मक अनुसंधान के ही अंतर्गत आता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे मिक्स्ड रिसर्च, मिश्रित अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता लाने और उसके बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये है। जैसे 1970 के दशक पर वाक्यांश गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में होता था, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे अन्य विषयों के साथ किया जाने लगा। ठीक है, तो यह है हमारा
कह सकते हैं मिश्रित अनुसंधान। यहाँ पे हम बात करेंगे एक मिनट, यहाँ पे एक प्रश्न है, देखिए 2020 में पूछा गया है। निर्जातीय वर्णन, यहाँ पे कुछ अनुसंधान शोध गुणात्मक शोध परिदृश्य हैं, इनको हमें ऐड करना है। केंद्रीय प्रश्न उपलब्ध कराती है, उसी से कौन किससे मिलान करेगा। तो यह निर्जातीय वर्णन है, थोड़ा छोटा कर देंगे। इधर देखेंगे स्वानुभूति, घटना क्रिया विज्ञान, प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद, तो इसको हमें मिलाप करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दूसरा है, कूट के माध्यम से। दूसरा विकल्प सही होगा, यानी ए जो है उसको हम 2 से मिलाएंगे। ए क्या है? निर्जातीय वर्णन। निर्जातीय वर्णन क्या करता है? निर्जातीय वर्णन किस प्रश्न से संबंधित है कि लोगों के उस समूह की क्या संस्कृति है, या इसकी बात करता है। ठीक। दूसरा है स्वानुभूति। स्वानुभूति किस प्रश्न को दोहराएगा? इस घटना का मेरा क्या अनुभव है। कोई घटना हुई है तो उससे मेरा क्या अनुभव है। ठीक है, मेरा अनुभव उसमें क्या है। घटना क्रिया विज्ञान क्या प्रश्न करेगा कि उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना या फिर सार है। और प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद जो है वह बात करेगा कि कौन से प्रतीकों एवं समाज के सामान्य सेट जो लोगों की अन्योन्य क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं। तो यह प्रश्न देखिए कितना क्रिटिकल प्रश्न 2020 में पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। हमने देखा था संरचित और असंरचित। ठीक है, संरचित दृष्टिकोण को देखें अगर हम, यह मूलतः परिमाणात्मक अनुसंधान या निगमन विधि के जैसा है। असंरचित को बात करें, सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान या आगमन विधि से निकटतम संबंध है। ठीक है, एक है मेथड त्रिभुजीकरण, यह इस पे भी प्रश्न पूछता है। सामाजिक शोध में एक से अधिक वास्तविकताएं होती हैं, जिसको हम वस्तुनिष्ठता का भी नाम दे सकते हैं, जो कि एक त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता त्रिभुजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है। इसमें एक से अधिक प्रदत्त स्रोतों, जांचकर्ताओं एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। यह हमें सामाजिक घटना की पूर्ण जानकारी देता है। यह प्रयोग मुख्यतः सामाजिक शोध में किया जाएगा। अगला प्रकार देखेंगे उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर ये है वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। वर्णनात्मक को 3 भागों में, घटनोत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषण। बात करते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है। यह क्या है या क्या था, इस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यह एक प्रकार से रिपोर्टिंग जैसा है। यह मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे अप्रोच का उपयोग करता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित की जाती है। इसमें किसी भी चर के साथ हेरफेर नहीं किया जाता। कई बार इसका सहसंबंध या अवलोकन अनुसंधान के रूप में उल्लेखित होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस अनुसंधान में सर्वेक्षण एवं पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज भी सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शोध का पता लगाने का प्रयास कर सकता है कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। ठीक है, इसके अलावा घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी इसी प्रकार के विभिन्न प्रारूप कहे जाएंगे। घटनोत्तर अनुसंधान, इससे कई सारे प्रश्न पूछता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यह सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित होगा। मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से यह संबंधित होता है। आगे बात करेंगे
ऐतिहासिक अनुसंधान की। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन और वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं या चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसंधान में किए जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रश्नों का हल करने में सहायता करते हैं, जैसे हम कहाँ से आए, हम पहले क्या थे, अब हम क्या हो गए हैं। ठीक है, यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक अन्य पहलू है और यह काफ़ी सीमा तक कार्योत्तर अनुसंधान के ही समान है। यह सामान्यतः किसी विषय पर ऐतिहासिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे अगर हम देखें, अगला है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों और जानकारी का उपयोग करता है। यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करेगा। सहसंबंध अनुसंधान अगला प्रकार है। इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के मध्य संबंध और परस्पर निर्भरता का पता चलता है। दो या दो से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक दूसरे के लिए बने हैं। इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। अगला प्रकार है व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के दो पहलुओं के मध्य कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे रटने के फलस्वरूप परीक्षा में संबंधित तनाव क्यों होता है। दूसरा, तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का यह जवाब देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक प्रश्न है इसी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है और यह निर्धारित करता है कि मॉडल का अनुभवजन्य परीक्षण करता है और यह निर्धारित करने के लिए मॉडल का अनुभवजन्य परीक्षण करता है कि आंकड़े में मॉडल कितनी अच्छी तरह समाहित है। तो हम अनौपचारिक मॉडलिंग, ठीक है, गुणात्मक कह सकते हैं, निगमन गुणात्मक और अनुपयुक्त। आगे देखेंगे, अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान। यह मुख्य रूप से एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। इसको मुख्य शोध का लघु रूप भी कह सकते हैं। छोटे पैमाने पर अध्ययन से शोध की व्यवहार्यता का पता चलता है कि यह विस्तृत जांच कर पूरा करने के योग्य है या नहीं। अन्वेषी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना, अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना होता है। यह एक स्थिति या घटना के दो या अधिक पहलुओं के मध्य संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसमें मुख्य रूप से अनुपूर्वक या गौण आंकड़ों, अनुभव सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार या प्रक्षेपी या डेल्फी जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट है प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रायोगिक अनुसंधान को कारण एवं संबंध स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध से संबंधित प्रश्न से आरंभ होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपेक्षित संबंध की प्रकृति जानने के लिए एक से अधिक परिकल्पना विकसित करता है। देखिए, यहाँ पे हम बात करें अगर क्रैम्पवेल और स्टैनली के अनुसार प्रायोगिक अनुसंधान की उस भाग को संदर्भित करता है जिसमें चरों में हेरफेर किया जाता है और अन्य चर पर उसके प्रभाव देखे जाते हैं। मुख्य रूप से इसके एक विशेषताएं होती हैं प्रयोगात्मक रूप की, यहाँ हम देख सकते हैं। कभी कभी कह सकते हैं कि व्याख्यात्मक अनुसंधान को भी प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत गिना जा सकता है। ठीक है, यह किसी घटना या स्थिति के दो पहलुओं के मध्य कैसे और क्यों का उत्तर देने का प्रयास करेगा। जैसे परीक्षा संबंधी तनाव क्यों रटकर सीखने के लिए जाता है, तनाव से हृदय रोग क्यों और कैसे हो जाता है। ठीक है, यह जो है अपने चरों में हेरफेर करता है। ठीक है, इसके 3 लक्षण हैं। पहला, हेरफेर, यह अपने स्वतंत्र चर में हेरफेर करके कर लेगा। ठीक है, दूसरा, नियंत्रण, चरों का नियंत्रण,
स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अध्ययन, अन्य चर अध्ययन के लिए बाह्य चर हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यादृच्छिक अभिहस्तांतरण, इसमें एक और है रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। प्रश्न हम देख लेते हैं। एक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए। दूसरा कथन है नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का समूह है जो प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते हैं। तीसरा कथन है नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है जिससे प्रयोगात्मक परिणाम की तुलना कर सकते हैं। कथन हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प है उपरोक्त सभी सारे कथन सत्य हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? संदर्भ संग्रह की। ठीक है, इसमें अवलोकन, नियंत्रण और हेर फेर और प्रतिकृति होती है। चलिए आगे देखेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन क्या है। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि समय कम है तो ज़्यादा विस्तार यहाँ पे हम नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। ये प्रायोगिक अनुसंधान के प्रकार हैं। पूर्व प्रायोगिक अनुसंधान इसका एक प्रकार है, इसे आप देख लीजिए। वन शॉट स्टडी केस पूर्व प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वन ग्रुप प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट, आप ये सब देख लीजिए क्योंकि इसको हम थोड़ा अभी अच्छे से नहीं कराएंगे। जो मेन है हम उन्हें कराएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ग्रुप सोलोमन फोर्ड ग्रुप डिज़ाइन, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखना हो तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सारे तथ्यों को रखा हुआ है। यहाँ देखिए वर्णनात्मक, ये इम्पॉर्टेंट है। वर्णनात्मक अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान में अंतर, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अध्ययन समूह की विशेषताओं या एक निश्चित घटना का वर्णन किया जाएगा। इसके अंतर्गत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए चरों में हेरफेर किया जाता है ताकि कल्पित परिकल्पना का समर्थन या स्वीकृत किया जा सके। यह एक निश्चित या विशिष्ट जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने में उपयोगी है। यह एक कारण संबंध, सहसंबंध आदि का कारण प्रभाव पता लगाने में उपयोगी है। यह क्या है? प्रश्न का उत्तर देने वाले अध्ययन समूहों की विशेषता का वर्णन करेगा। यह क्या होगा अगर प्रश्न का उत्तर देता है। इसमें समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक अध्ययन शामिल हैं। इसमें फोरेंसिक अध्ययन, जैविक और अन्य प्रयोगशाला अध्ययन शामिल हैं। यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग करेगा। यह मुख्य रूप से सिर्फ मात्रात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। वैचारिक अनुसंधान, अनुभव सिद्ध अनुसंधान। वैचारिक अनुसंधान क्या है? आमतौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है या अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। अनुभव सिद्ध अनुसंधान अनुभव और अवलोकन पर निर्भर करता है। इस अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं। शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च, इसका सर्वप्रथम उपयोग कुर्ट लेविन ने 1940 में किया। हल्से यानी क्रियात्मक अनुसंधान की रोचक परिभाषा दी। क्या? कि क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप में क्या प्रभाव रहे उसकी गहन समीक्षा भी। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में अगर हम बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में 3 स्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। तत्काल समस्या के समाधान के लिए, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा के लिए। और अगला, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार और संशोधन किया जाए यह जानने के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। एक चक्रीय प्रक्रिया है, नियोजन सोपान प्लानिंग स्टेज है, फिर क्रियान्वयन किया जाएगा एक्टिंग स्टेज, फिर विकासोन्मुख सोपान है डेवलपिंग स्टेज, कार्य योजना का विकास होगा, फिर चिंतन चरण है रिफ्लेक्टिव स्टेज।
ठीक है। नियोजन होगा, नियोजन, प्लानिंग, फिर क्रियान्वयन, फिर विकासोन्मुख, उसके बाद चिंतन, चिंतन से फिर ये, ठीक है, ये चक्रीय चलता है ऐसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रक्रिया पहली बार एक समस्या की पहचान के साथ आरंभ होती है, फिर आप एक योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं, फिर उस क्रियान्वयन की प्रगति का अवलोकन करेंगे, फिर कोई समस्या सामने आती है तो फिर हल निकाला जाता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण होता है कि प्रक्रियाएं काम कर रही हैं या नहीं, और शायद पूरी प्रक्रिया पुनः आरंभ कर देंगे। यही अनुक्रियाशील अनुसंधान है। इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील अनुसंधान को हम क्रिया चक्र, साइकिल ऑफ एक्शन या अन्वेषण चक्र भी कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग होता है, क्योंकि शिक्षा में इसका अक्सर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है, और फिर शिक्षण गतिशील वातावरण में भी होता है। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षण की प्रगति, पाठ्यक्रम का विकास, व्यवहार, छात्र के व्यवहार जैसे विषयों में जानकारी एकत्र करने के लिए हम इस संवाद मूलक विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्शन रिसर्च, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में यह लागू हो सकता है। एक्शन रिसर्च जैसे शिक्षार्थी को प्रेरित करना, अधिगम शैली मनोवृत्ति के लिए, शिक्षकों में सशक्तिकरण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावी ढंग से लागू करें, मूल्यांकन में प्रक्रिया को सामाजिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित करने के लिए, पाठ्यचर्या में सुधार के लिए, संस्था प्रशासन के लिए, सामाजिक सहयोग के लिए। कितना इम्पोर्टेंट है एक्शन रिसर्च। एक देखिए यहाँ पे क्या है, अनुभवजन्य प्रेरक प्रतिमान, ये, और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक विधि, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न है, उसे भी आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो प्रयोगात्मक विधि पे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? क्रियात्मक, ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रियात्मक शोध, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कुछ कथन दिए गए हैं, ऐसे सॉल्व करते चल रहे हैं। शोध आचार संहिता सत्य और समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होने के लिए उचित एवं प्रमाणित प्रक्रियाओं का प्रयोग की आवश्यकता पर बल देती है। एक कथन है। तर्क है, शोध की विश्वसनीयता न केवल एक वरीयतापूर्ण लक्ष्य है, अपितु मानवीय लक्ष्यों में उत्कृष्टता हेतु पूर्वापेक्षा है। इस प्रश्न का हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। आगे हम देखेंगे, ये हुआ अनुसंधान के प्रकार। अब हम बात करेंगे अनुसंधान प्रक्रिया के कुछ सोपानों की, उसके चरण, ठीक। इससे हमेशा एक दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ये रहा उसका चरण, आप ये देखिए। मुख्य रूप से अगर हम बात करें अनुसंधान के चरण की, तो पहला होता है, मुख्य रूप से हम देखें तो 6 होते हैं, ठीक है, 6 होगा। यहाँ पे और भी दिया है, लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 6 होगा। कौन कौन सा? पहला, अनुसंधान समस्या का चयन, प्रॉब्लम सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरा क्या होगा? परिकल्पना का प्रतिपादन, ठीक। तीसरा होता है अनुसंधान अभिकल्प की रचना या शोध की रूपरेखा, डिजाइन करेंगे हम शोध की रूपरेखा को, ठीक है। चौथा क्या होगा? प्रदत्तों का चयन, ठीक है, प्रदत्तों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। पांचवा क्या होगा? प्रदत्तों का विश्लेषण, ठीक है। छठा क्या होता है? सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं ये, क्योंकि इसमें भी महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, पहले साहित्य का अवलोकन किया जाएगा, उद्देश्य का निरूपण होगा, चरों को चिन्हित करना और उपकल्पना का सूत्रीकरण। दूसरा है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना,
समस्या की रचना होगी, अधिगम अध्ययन अभिकल्प होगा, प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक। ठीक। प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित होगा। प्रदत्त के प्रकार, प्रदत्त एकत्रित करने की विधि, प्रतिदर्श चयन सैंपलिंग होगी। ठीक है। चौथा क्या है, पांचवा क्या है, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। छठा, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, इसके सोपान है। छठा, सातवां, प्रदत्त संस्करण और विश्लेषण और शोध रिपोर्ट लेखन, ये अनुसंधान प्रक्रिया है। ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे अनुसंधान प्रक्रिया का एकदम विस्तार से, क्योंकि समय कम है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये चर हैं, चरों के संबंध में एक प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समय बहुत हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए रोक करके। यहाँ पे हम बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम ये यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको। ठीक है। यहाँ देखिए नल हाइपोथेसिस, ये जरूर आप पढ़िएगा। नल हाइपोथेसिस की अवधारणा आर.ए. फिशर ने दी थी। ठीक है। यहाँ पे हम क्या होता है, जिन चरों में हम के संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं उनके मध्य कोई संबंध नहीं हो। जब चरों के मध्य कोई संबंध नहीं होगा तो उन्हें शून्य परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है। ये कुछ प्रश्न हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये अभिकल्प दूसरा है। ठीक। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी समय कम है तो हम अभी यहाँ पे पूरा एक एक चीज़ आपको नहीं बता सकते। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कुछ ही देख लीजिए, बाद में एग्ज़ाम आप सभी का हो जाए तो हम इसे विस्तृत ढंग से एकदम अच्छे से आपको समझा देंगे। तीसरा स्टेप, उसके उपरांत ये रहा हमारा चौथा स्टेप, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। चौथा स्टेप है, उम्मीद है दिख रहा होगा अभी। ये देखिए, ये है हमारा अगला पांचवा स्टेप, स्नोबॉल। ये हाँ, इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको बताना था। ये न्यायदर्श सैंपलिंग से संबंधित, कहाँ गया, सैंपलिंग से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। ये स्नोबॉल वगैरह जो है इनसे। ठीक। पांचवा, छठा और सातवां, ये रहा छठा और ये रहा सातवां। ठीक। आप सभी को लग रहा होगा कि हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि समय कम है। आप सभी के लिए सुविधा अनुसार आप इन्हें ऐसे रास्ते में भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आप इसे इग्नोर नहीं करिएगा, देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर, क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पे सब चीज़ हमने यहाँ पे एकत्र किया हुआ है कि कुछ भी आपका ना छूटे, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपका ऐड हो जाएं। तो आप इसे देख, वीडियो रोक रोक के पढ़ लीजिए, या कुछ जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे हम। ये देखिए, संदर्भ की शैली कैसे लिखना चाहिए, एमएलए शैली, एपीए शैली। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे रिसर्च इथिक्स से संबंधित, रिसर्च इथिक्स से संबंधित कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं। ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, सभी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये पेपर प्रस्तुतिकरण आलेख, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन और संगोष्ठी से संबंधित रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन। देखिए, ये है आलेख लेखन। ठीक है। यहाँ पे है आपका संगोष्ठी, ये है यहाँ संवर्धन, सम्मेलन, सेमिनार। ठीक है। उसके उपरांत कार्यशाला,
शोध में आईसीटी का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये आप देख लीजिए। शोध में आईसीटी का प्रयोग, ठीक है। ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से डेटा, कौन से सांख्यिकी उपकरण लगेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कौन से ब्राउज़र, इंटरनेट उपकरण। ये उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमने आप सबकी आसान होने के लिए, कंफ्यूज ना हो, अनुसंधान के सोपान जो हैं वो मुख्य रूप से हम 6 ये देख सकते हैं। अनुसंधान समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, अनुसंधान अभिकल्प की रचना या शोध की रूपरेखा, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का विश्लेषण, सामान्यीकरण एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन, ठीक है। मूल रूप से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। PhD कैग, इसका शॉर्ट फॉर्म है P सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, D से डिज़ाइन ऑफ, C से कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, जनरलाइजेशन, ठीक है। आगे देखेंगे, एक और बिंदु है हमें यहाँ पे बताना था आप सभी को कि शोधकर्ता में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे वह आकर्षक व्यक्तित्व का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पहली बात। बाकी ये सारे कुछ गुण हैं, आप इन्हें देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑल द बेस्ट। अगर हमें समय मिला तो हम ज़रूर और प्रश्नों को यहाँ पे लाएंगे। एक टॉपिक बचा है शिक्षण अभिक्षमता, भी कई सारे टॉपिक्स हैं लेकिन समय कम है, तो हम एक टॉपिक पर वीडियो और आएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड्स पे संबंधित, चाहे उसकी थ्योरी कहिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। तो उम्मीद है वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, या अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो त्रुटियाँ हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।